Hello, my dear students. This is marathon session of ecology, environment, biodiversity, and today's topic is pollution. As you know, we did a lot of this marathon sessions of ecology, environment. अगर किसी ने मिस किए हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैराथन सेशंस उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल रखूँगी, आप वहाँ पे जाके फिर देख सकते हैं. And this is 7th marathon session of ecology environment. So let's get started, and today's topic is pollution. Okay, which of the following is produced during the formation of photochemical smog? Hydrocarbons, nitrogen oxide, ozone, methane. And yes, the right answer is nitrogen oxides. The combustion of coal, petrol and diesel etc. is the basic source of. अगर ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऑप्शन में होगा तो फिर दोनों आएंगे, ठीक है. ऐसे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल इज द बेसिक सोर्स ऑफ. अगर हम कोल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल या डीजल जलाते हैं, वो किसका बेसिक सोर्स बनता है? वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एयर पोल्यूशन. अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज मर्करी, सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस. जो फिर ख़त्म होता है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सीवेज. ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड. जो ह्यूमंस की वजह से पोल्यूशन होता है या पोल्यूटेंट्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीनोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ह्यूमेलिन्स, एंथ्रोपोजेनिक. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक. Which of the following is the reason behind the maximum noise pollution? Heavy traffic jam, election meetings, rock music, jet flights. Maximum noise pollution किससे होता है सबसे ज़्यादा? Jet flights. Photochemical smog is the resultant of the reaction among. Photochemical smog जो है वो किससे बनता है? किनके बीच में अगर रिएक्शन होती है? NO2, ओजोन और peroxytyl nitrate in the presence of sunlight. Carbon monoxide, oxygen peroxytyl nitrate in the presence of sunlight. Carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxides, NO2 at low temperature. High concentration of NO2, O3, ozone and carbon monoxide in the evening. And the right answer is NO2, ozone and peroxytyl nitrate in the presence of sunlight. Option A is the right answer. Which one of the following is not a secondary pollutant? इनमें से कौन सा secondary pollutant नहीं है? पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन. And yes, the right answer is sulfur dioxide. During normal conditions, the gas which pollutes the atmosphere is. Normal conditions में जो गैस एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. एंड द राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ये पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा. पोल्यूटेंट एमिशन गैस इन व्हीकल एग्जॉस्ट इज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड. वेहिकुलर पोल्यूशन से जो होता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर. Colorless gas coming out from motor vehicles and cigarettes due to incomplete combustion is. जो incomplete हमेशा याद रखना है, incomplete combustion से जो गैस बाहर आता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CO. और अगर दो ऑक्सीजन होंगे CO2 तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये बहुत पॉइजनस गैस होता है. अगर ये ज़्यादा हो जाएगा उससे डेथ होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी जो ब्लड है उसमें मिलता है हीमोग्लोबिन के साथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ? एस्बेस्टॉस, डस्ट, कैडमियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड. अभी मैंने आपको बोला इनमें से कौन सा ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है और फिर डेथ होती है? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड. आपने देखा होगा विंटर में यूजुअली बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात को बुखारी जला के रखते हैं, और चाहे कोल हो चाहे दूसरी ये हो, उससे क्या हो जाता है, वेंटिलेशन नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है और वो ब्लड के साथ मिल के फिर इट लीड्स टू डेथ.
Which combustion of petrol in automobiles pollutes the air by producing following metal: mercury, cadmium, lead, carbon dioxide. कौन सा मेटल ये फिर प्रोड्यूस करती है, पोल्यूट करती है एयर को? एंड द राइट आंसर इज लीड. ठीक है, लेड. Which of the following air pollutants is most dangerous? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? देखो, ओजोन आप बोलोगे मैम ओजोन क्या, क्यों आप बोल रहे हो बार बार इन ऑप्शंस में? क्योंकि ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में होगा ना, ट्रोपोस्फीयर में अगर ओजोन होगा ना, उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि वो एज अ पोल्यूटेंट यूज होता है. ठीक है, लेकिन अगर ओजोन कहाँ पे होगा? स्ट्रेटोस्फीयर में, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं. वो हमें बचाता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज से. ठीक है, शाबाश. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है? देखो, अगर यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होता तो वो आंसर आता, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, क्योंकि एज पर माई ओपिनियन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इसको बोला जाता है साइलेंट किलर. क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर. और ये एक ऑर्डर, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस, दिखता भी नहीं है, कलरलेस गैस है, और ये फॉर मोर डेंजरस गैस है. सो ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आंसर होगा, बिकॉज इट इज मोस्ट डेंजरस थिंग. Okay, which of the following air pollutants gets dissolved in hemoglobin of the blood more rapidly than oxygen? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन. ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा डिजोल्व होता है, और इसीलिए जब ये होता है ना प्रेजेंट, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह यही आ जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे डेथ हो जाती है. Indiscriminate use of fertilizers have led to soil pollution, water pollution, air pollution, all of the above. जब हम fertilizers obviously ऐड करते हैं सॉइल को to increase fertility, बट अगर हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं ना, उससे तो सॉइल पोल्यूशन भी होता है. जब रन ऑफ होता है तो वो पानी चला जाता है वाटर बॉडीज़ में, वाटर पोल्यूशन भी होता है, और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी होता है. सो ऑल ऑफ अबो इज द राइट आंसर. द नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट अंडरग्राउंड वाटर इज, नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट मतलब जो लिविंग नहीं होगा, नॉन लिविंग, अंडरग्राउंड वाटर के लिए बैक्टीरिया, अल्गी, आर्सेनिक, वायरसेस. ऑब्वियसली बैक्टीरिया लिविंग है, एल्गी भी लिविंग है. नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट जो ना, जैसे आर्सेनिक है, अगर ये पानी अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में चला गया, ये इससे बहुत सारी डिजीजेस होती है. सो यस, इट इज़ वेरी मच फैटल, बहुत खतरनाक है ये. सो राइट आंसर इज द आर्सेनिक, ऑप्शन सी. एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय carbon monoxide and carbon dioxide and nitrogen, nitrous oxide and sulfur dioxide, carbon dioxide. And the right answer is acid rain जो होता है पोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट में. क्यों होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पे रिएक्शन होती है, H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बन जाता है. ठीक है, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जो भी ताजमहल के इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज हैं उन पे बैन लगा दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते थे, और जिसकी वजह से ताजमहल के आसपास एसिड रेन होता था. ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, और जिसकी वजह से उस पर रस्टिंग हुई थी और वो थोड़ा सा डिजोल्व होने लगा था, इसलिए. द हाइएस्ट केमिकल पोल्यूशन इज काज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑफ, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किससे होता है? लेदर इंडस्ट्री से, पेपर इंडस्ट्री से, रेयन इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से. एंड यस, द राइट आंसर इज लेदर इंडस्ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर टर्न्स रेन वाटर एसिडिक? इनमें से कौन सा अगर रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो रेन वाटर एसिडिक बनेगा? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ बोरॉन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ऑक्साइड ऑफ सल्फर. रेन, एसिड रेन ऑकर्स ड्यू टू, एसिड रेन क्यों होता है? एसिड वेपर रीचिंग द क्लाउड्स, रिएक्शन बिटवीन रेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स, रिएक्शन बिटवीन क्लाउड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स, रिएक्शन बिटवीन वाटर वेपर एंड इलेक्ट्रिक आयन ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड क्लाउड बर्स्ट. एसिड रेन क्यों होता है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लाउड्स और सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, उनके बीच रिएक्शन होती है, उससे एसिड रेन हो जाता है. Which one of the following gases is responsible for causing acid rain in the atmosphere? Chlorofluorocarbon, CH4 methane, ozone, O3, SO2. तो सबसे ज़्यादा एसिड रेन क्यों होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से. एसिड रेन इज काज्ड बाय इंडस्ट्रीज, पेट्रोल, बर्निंग कोल, वुड. एसिड रेन किससे होता है? इंडस्ट्रीज से. वहाँ पे NO2 और SO2 निकलता है, ठीक है, तो उससे एसिड रेन हो जाता है. गॉट इट?
ओके. Which one of the following is not related to air pollution? Smog, acid rain, eutrophication, asbestosis. Air pollution के related इनमें से कौन सा नहीं है? Obviously smog इस किस में होता है? हवा में ही तो होता है ना, धुंध होती है. Acid rain एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है. एस्बेस्टोसिस जो है वो पार्टिकल्स भी कहाँ पे चले जाते हैं? एयर में चले जाते हैं. लेकिन जो यूट्रोफिकेशन है ना वो वाटर बॉडीज के रिलेटेड है, ये एयर पोल्यूशन के रिलेटेड नहीं है. सो ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन इज द राइट आंसर. Which one of the following is an air pollutant gas and is released by burning fossil fuel? इनमें से कौन सा गैस जो है हमें मिलता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. सॉरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड. एंड यस, कौन सा गैस हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल को जलाने से? ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है. और जब उनकी इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी. फ्लाई ऐश इज अ प्रोडक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना फॉसिल फ्यूल. फ्लाई ऐश इज अ पोल्यूटिव कंबशन प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल, चारकोल, केरोसिन ऑयल, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जो फ्लाई ऐश है ना ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो फ्लाई ऐश है इसको जो है आप ऐसे ही नहीं छोड़ो, इसे एयर पोल्यूशन भी फिर होता है, इसको आप यूटिलाइज करो. ठीक है, तो ये जो पोल्यूटेंट है ये किसके कंबशन है, किसके जलाने से होता है, निकलता है फ्लाई ऐश? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा निकलता है. कोल, चारकोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंड द राइट आंसर इज कोल, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल यूज़ होता है, उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है. ये बहुत बड़ी एक समस्या है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमारी इकॉनमी को ग्रो करना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ना वो उसमें अभी भी हम पीछे हैं. इंडिया अगर देखेंगे ना सर्विस सेक्टर में बहुत आगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे. तो उसको एट पार लाने के लिए हमें इंडस्ट्रीज की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे जो है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है. भोपाल गैस ट्रेजिडी, लीक ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, एक्सीडेंट हैपनेड ऑन. भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी भोपाल में. भोपाल कहाँ की कैपिटल है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है. वहाँ पे हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी. वहाँ पे लीक हुआ था. क्या लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम MIC भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड. और उससे बहुत लोगों की मौत हो गई थी, वाक़ा हो गई थी. और ये कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. 2 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1984, 4 दिसंबर 1986. And yes, the right answer is 3 दिसंबर 1984. 3 दिसंबर 1984. ठीक है, शाबाश. ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ग्रीन मफलर किसके साथ, किस पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ग्रीन मफलर. शाबाश. सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. इट इज़ रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन. बेसिकली ग्रीन मफलर जो है इट इज़ अ मेजर, ये एक मेजर लिया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया अडॉप्टेड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन. किसको? नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. कैसे? बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को लगाएंगे और नॉर्मली 4 to 5 rows ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन नियर नॉइजी places like roadsides, industrial areas, so that they can obstruct the noise from reaching the stations. 4 से 5 रोज आप जो ग्रीन प्लांट्स है वो लगाए जाएंगे, जैसे रोड साइड्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, सो दैट कि वहाँ का जो नॉइज है ना वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करे और वो स्टेशंस तक ना पहुँचे. तो ग्रीन मफलर जो है इट इज़ रिलेटेड टू द नॉइज पोल्यूशन. ठीक है. पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ. पॉलीथीन बैग्स को डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होंगे. वो अगर आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं ना उससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं होता है. क्यों? वो किसका बना होता है? अनब्रेकेबल मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, प्रोटीन्स. किसका बना होता है? वो पॉलीमर्स का बना होता है. द गैस विच लीकड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री. और उस फैक्ट्री का क्या नाम था? हमने अभी देखा भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी. उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री. ठीक है, कहाँ पे थे आप? भोपाल में. और भोपाल कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में. और वहाँ पे कौन सा गैस लीक हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड. मैंने बोला उसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट. गॉट इट? ओके. So option C here is the right answer. Which one of the following is biodegradable? इनमें से कौन सा biodegradable है?
प्लास्टिक, पॉलीथीन, मर्करी, रबर। बताइए जो खत्म होगा फिर विद एनवायरमेंट में। एंड यस द राइट आंसर इज रबर। प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, पॉलीथीन खत्म नहीं होता है, मर्करी से भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो मर्करी से कौन सी डिजीज़ होती है। अगर मर्करी वाटर में जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा उससे कौन सी डिजीज़ होती है। जापान का एक शहर है वहाँ पे वो डिजीज़ हुई थी इसीलिए वो नाम रखा गया था। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विच आप मुझे लिख लेना मर्करी से कौन सी डिजीज़ होती है, कैडमियम से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाई बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। काउडंग, लीव्स, फूड इंग्रेडिएंट्स। अगर काउडंग होगा ना वो भी डिग्रेड होता है, लीव्स को भी बैक्टीरिया खत्म कर देता है, फूड इंग्रेडिएंट्स को भी वो भी सड़ जाता है और गल जाता है। लेकिन प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक खत्म नहीं होता, दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। हमें इनमें से किससे पता चलता है कि एयर पोल्यूशन है, ये कौन सा इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। लाइकन, फर्न, मनी प्लांट, डोडर। बताइए इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन का जो है बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर हम इसलिए बोलते हैं इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है इसीलिए बायो वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंडिकेटर के साथ। सो द राइट आंसर इज लाइकन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स मैक्सिमम टाइम टू डिके। इनमें से सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है डिके होने में। सिगरेट बड, लेदर शूज़, फोटो फिल्म, प्लास्टिक बैग। बताइए किसको टाइम लगता है डिग्रेड होने में। सिगरेट जो बर्ड होता है उसको, लेदर शूज़ अगर आपके घर पे होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, फोटो फिल्म या प्लास्टिक बैग। ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो प्लास्टिक है उसको कम करो यूज़ करना, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है उसको अवॉइड, एलिमिनेट ही करो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को, क्योंकि अब इसकी वजह से मैरीन पोल्यूशन हो गया है। जो फिशेस है, वेल्स है, उनके पेट में चला जाता है और जो हम सी फूड इस्तेमाल करते हैं उससे फिर ह्यूमंस में आ जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है। अब वाटर बॉडी हैविंग हाई बायोलॉजिकल, बीओडी क्या होता है, बीओडी की फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट मीन्स जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। इंडिकेट्स दैट इट्स वाटर इज, जहाँ पे जिस वाटर बॉडी में बीओडी ज़्यादा होगा मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वहाँ ऑक्सीजन कम है। और इसका मतलब क्या होगा, रिसीविंग मिनरल्स, बीइंग एरेटेड, बीइंग कंटेमिनेटेड बाय सीवेज, एट्रोफिक। तो जहाँ पे हाई बीओडी होगा, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, इसका मतलब है वहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है वो सीवेज से सबसे ज़्यादा कंटेमिनेट हुआ है, सबसे ज़्यादा पोल्यूट हुआ है, ठीक है। Biological oxygen demand is an indication of pollution in aquatic environment, soil, air, all of the above. Biological oxygen demand हमें क्या दिखाता है, पोल्यूशन कहाँ पे किस में दिखाता है। बेसिकली जो हमारे वाटर बॉडीज़ है ना वहाँ पे अलग से फूड चेन्स है, वहाँ पे अलग से इकोसिस्टम है, वहाँ आपको फाइटोप्लैंक्टन्स है, वहाँ फिशेस है, वहाँ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, वहाँ पे ऑक्सीजन उनको चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगा, क्यों, जब पोल्यूशन होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर, वो हमें दिखाता है पोल्यूशन है क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन, कहाँ पे है। ऑब्वियसली अब ये स्टेटस चेंज में भी हुआ होगा, लेकिन गंगा भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हुआ था और वहाँ पे भी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यमुना भी और गंगा भी। हरिद्वार एंड कानपुर, कानपुर एंड इलाहाबाद एंड पटना, पटना एंड उलुबीरिया, व्हाट इज दैट। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ पे सबसे ज़्यादा था, कानपुर और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा। गंगा जो है वो पोल्यूट हुआ था बहुत ज़्यादा। हमारे पास अब नमामि गंगा प्रोग्राम है ना एक, जिससे गंगा को जो है का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। द वाटर पोल्यूशन इन अ रिवर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हमें एक रिवर में चेक करनी है तो हम क्या मेजर करते हैं, उसमें कितना डिजॉल्व है, क्या हम मेजर करते हैं, किस चीज़ का हम देखते हैं कि कितना अमाउंट डिजॉल्व है, मेजर करते हैं। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। हम देखते हैं कि कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है अमाउंट, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूटेंट नहीं है। जिंक, कॉपर, निकल, सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से देखना है हमें कौन सा वाटर पोल्यूटेंट नहीं है। अगर निकल ज़्यादा होगा उससे डिजीज़ हो जाती है, तो हमें देखना है सल्फर डाइऑक्साइड वाटर पोल्यूटेंट नहीं है, एयर पोल्यूटेंट है।
इसमें अगर एयर में चला जाएगा एसिड रेन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बायो रिमिडिएशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। बायो रिमिडिएशन क्या है? व्हाट इज बायो रिमिडिएशन? देखो, बायो जहाँ पे भी होगा ना, इसका मतलब है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट है। और रिमिडिएशन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिजम्स, बायो कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट्स, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या लगता है आपको बायो रिमिडिएशन का मतलब क्या होता है? बायो रिमिडिएशन का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट बाय एनवायरनमेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉइल पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर बॉडी में कहीं पे पोल्यूशन है, हम बायो रिमिडिएशन से क्या करें, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस पोल्यूशन को, पोल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, लिविंग ऑर्गन्स को हम जब इस्तेमाल करेंगे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को एनवायरनमेंट से निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं बायो रिमिडिएशन, ठीक है। अगर हमें पोल्यूशन को दूर करना है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बोलते हैं बायो रिमिडिएशन, ठीक है। कार्बोनाइल एक्सीडेंट इज रिलेटेड विद न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, फ्लड, एसिड रेन। जो मैंने आपको बताया था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, एंड इट इज़ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ठीक है, जो कि 3 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल में। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये वाला है या और कोई है? The problem of water pollution with arsenic is maximum in, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया गया वाटर में, और वहाँ पे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि आर्सेनिक का जो कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा है। हैवी मेटल्स जब बहुत ज़्यादा लेवल में चली जाती है वाटर में, उससे बहुत खतरनाक डिजीज़ हो सकती है, जो हमारी नर्वस सिस्टम को ख़त्म करती है, किडनीज़ को ख़त्म करती हैं, उससे जो है हमारे जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एंड यस द राइट आंसर इज़ वेस्ट बंगाल में हुई थी ये। द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इज अंकलेश्वर, लखनऊ, लुधियाना, रायपुर। देखो ये मे बी इट इज़ कुछ महीने या एक ईयर पहले ये फ्रेम हुआ होगा, बट अभी चेंज हो सकता है स्टेट्स, लेकिन यूजुअली जो है इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली की हालत देखेंगे, एयर पोल्यूशन कितना है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर दैट इज़ अंकलेश्वर। The most toxic metal pollutant of automobile exhaust is copper, lead, cadmium, none of these। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक मेटल है ऑटोमोबाइल से निकलता है, एग्जॉस्ट जो वहाँ से वो धुआं निकलता है ना, उस धुएं के साथ सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? लीड। हमने पढ़ा था लीड निकलता है इससे पहले भी। Which of the following rivers is called biological desert on account of its pollutants? किस रिवर को हम बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं? इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं वहाँ पे। यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। बायोलॉजिकल डेजर्ट मतलब फिर जब ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई होती है, वहाँ पे कुछ उगता नहीं है, डेड ऑक्सीजन जोन्स बन जाते हैं, डेड जोन्स बनते हैं फिर। एंड द राइट आंसर इज दामोदर। Which was the seasonal factor responsible for intense cold in North India in January 2012? 2012 जनवरी बहुत ही ज़्यादा ठंड हुआ था नॉर्थ इंडिया में। उसका रीज़न क्या था? डिफॉरेस्टेशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ला नीना, एल नीना। एंड यस द राइट आंसर इज ला नीना था। ये आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे एल नीनो के, ला नीनो के। जब एल नीनो होता है कैसे ड्रॉट होता है, जो है हमारा मानसून डिले होता है। जब ला नीना होता है तो कैसे फ्लड्स आते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने तो आपको एल नीनो और ला नीना का बताया, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो इंटेंस कोल्ड होता है ना नॉर्थ इंडिया में विंटर में, मुझे लगता है उसका जो मेन फैक्टर होता है ना वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो मे भी यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है इंटेंस कोल्ड। और ये मेडिटेरियन रीजन से आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरियन रीजन से आती है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बहुत इंटेंस कोल्ड होता है, और जो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे बर्फ़ होती है, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लीन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट? इनमें से हमें कौन इस्तेमाल किससे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट साफ होता है? ऑक्सीजन, रेन, नाइट्रोजन, एयर। वैसे जब रेन होता है ना, रेन के साथ जितने भी पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नीचे आ जाती है। जो पहला ये होता है ना, स्पेल होता है ना रेन का, वो फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है, उसके बाद जो रेन आता है वो साफ होता है। अदरवाइज रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, बट उसको एनवायरनमेंट में जो एयर एटमॉस्फेयर में फिर मिलते हैं पोल्यूटेंट्स, तो पहले ये साफ कर देता है उन पोल्यूटेंट्स को, उसके बाद फ्रेश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन अडल्टरेंट ऑफ अ मस्टर्ड सीड? आर्गिमोन, मतलब उसको अगर हमें मस्टर्ड सीड को मिलाना होगा कोई और चीज़, वो उसी जैसी होनी चाहिए। आर्गिमोन सीड, पपाया सीड, क्यूमिन सीड, कोरिएंडर सीड। एंड द राइट
answer is argemone seed. Which of the following countries receive the most acid rain? चाइना, जापान, नॉर्वे, यूएसए. सबसे ज्यादा एसिड रेन कहाँ पे होता था यूजुअली? नॉर्वे. सिगरेट स्मोक कंटेन, सिगरेट स्मोक में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन, डाइऑक्सिन एंड बेंजीन. तो बेसिकली जो सिगरेट स्मोक होते हैं ना, इसमें क्या होता है देख लीजिए. आपको ये पता होना चाहिए. मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी. जो सिगरेट स्मोक होता है ना, इसमें होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, निकोटीन होता है इसमें. और निकोटीन एक एडिक्टिव ड्रग है. निकोटीन की वजह से ही इंसान फिर बार बार स्मोकिंग करता है, क्योंकि वो ब्रेन में इफेक्ट्स डालता है और फिर लोग बार बार पीते हैं. तो निकोटीन इसमें होता है, जो कि एक एडिक्टिव ड्रग है. अच्छा, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है. ठीक है. इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है. ठीक है. इसमें लीड होता है. इसमें आर्सेनिक होता है, याद रख लेना, आर्सेनिक भी होता है. इसमें अमोनिया होता है. इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे प्लोनियम 210 वो भी होता है. इसमें बेंजीन भी होता है. ठीक है. इसमें बेंजीन भी होता है. गॉट इट? शाबाश. कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा और टोबैको स्पेस पे कुछ नाइट्रोसो अमाइनस भी होते हैं. ठीक है. तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन भी यहाँ पे सही है और निकोटीन भी सही है. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, निकोटीन भी होता है, बेंजीन भी होता है. ठीक है. तो इसलिए मैंने आपको आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया. एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 वाज मेनली स्प्रेड ओवर. 2002 में जो एशियन ब्राउन क्लाउड है वो किसके ऊपर स्प्रेड था? ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया. And the right answer is साउथ एशिया. बेसिकली जो एशियन ब्राउन क्लाउड था, it was a large atmospheric brown cloud that occurs annually from नवंबर और मई से. ये होता है ईस्टर्न चाइना एंड साउदर्न एशिया पे. ईस्टर्न चाइना और साउदर्न एशिया के ऊपर होता था. और ये क्यों कैसे बनता है? जो एशियन ब्राउन क्लाउड है ना, यूजुअली इट इज कॉज्ड बाय लार्ज अमाउंट्स ऑफ एरोसल्स, जैसे सूट होता है, डस्ट होता है. जो जब हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे सूट और डस्ट निकलता है ना, उन एरोसल्स की वजह से बनता है. और बाकी जो बायोमास है उसकी वजह से ईस्टर्न चाइना एंड साउदर्न एशिया के ऊपर ये बन गया था. ठीक. नवंबर से मई तक था. द इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर हैज़ बीन सेट अप एट. इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर जो है कहाँ पे बनाया गया था? बर्लिन, ओस्लो, ओसाका, मैनचेस्टर. एंड द राइट आंसर इज ओस्लो. मैंने आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा एसिड रेन कहाँ पे होता है? नॉर्वे में. तो ये ओस्लो भी कहाँ पे है? आई थिंक ये, हाँ, ये कैपिटल है ना नॉर्वे की. तो इसलिए इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ बनाया? ओस्लो में. ओस्लो क्या है? ये कैपिटल है नॉर्वे की. राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट इज, जो अंदर हमारे घरों के अंदर होता है, बाहर नहीं, अंदर होता है एयर पोल्यूटेंट, वो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड रेडॉन गैस. बेसिकली जो रेडॉन है ना, ये रेडियो एक्टिव गैस है जो नेचुरली सॉइल में होता है और सॉइल से, ग्राउंड से ये अंदर घर में आ जाता है. ठीक है. एंड इट कॉजेज लंग कैंसर. और अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस टॉक्सिक गैस है, जो डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना, और ये भी फैटल साबित हो सकता है इससे. ये भी एक इंडोर पोल्यूटेंट होता है. तो यहाँ पे रेडॉन गैस इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पोल्यूशन? बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर.
सो यस, जो फिल्टर है ना ये यूज़ किया जाता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कलेक्टर भी और सेपरेटर भी, लेकिन साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन कलेक्टर और बैग फिल्टर है, बट साइक्लोन डिवाइडर इज नॉट एनी इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पोल्यूशन। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. Improper handling and storage of cereal grains and oil seeds result in the production of toxins known as aflatoxins, which are not destroyed by the normal cooking process. Aflatoxins are produced by bacteria, protozoa, molds, viruses. So the right answer is जो एफ्लेटॉक्सिन्स है ये फैमिली ऑफ टॉक्सिन्स है जो कि सर्टन कुछ फंगाई प्रोड्यूस करते हैं और एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे, जैसे कॉर्न होगा, पीनट्स होते हैं, कॉटन सीड होता है, ट्री नट्स होते हैं. और इसमें सबसे जो मेन है ना उस फंगस को क्या बोलते हैं हम, उसका नाम है एस्पर जिलस फ्लेवस. ठीक है, सो मोल्ड से प्रोड्यूस करते हैं. और दूसरा है एस्परजिलस पैरासिटिकस. ठीक है, ये वार्म और ह्यूमिड रीजन्स में ज़्यादा होते हैं. ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन लंदन, जिनेवा, पेरिस, रोम. The headquarters of International Maritime Organization is located in London, Geneva, Paris, Rome. And yes, the right answer is London. Recently, oil zapper was in news. What was it? It's an eco-friendly technology for the remediation of oily sludge and oil spills. It is the latest technology developed for undersea soil exploration. It is genetically engineered high biofuel yielding maize variety. It is latest technology to control the accidentally caused flames from oil wells. तो oil zapper जो है ये क्या है? शाबाश. सो ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई गई फॉर द रिमीडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स. गॉट इट? ओके. Euro emission norms are emission standards, and these represent a package setting limits for emissions from a vehicle. Which of the following gases is covered under this? Carbon monoxide, hydrogen, hydrocarbons, lead, all of the above. Euro emission norms क्या है? ये emission standards है और vehicles के जो emissions है उनको limit करना है. इसमें कौन कौन सा ये आता है? सो ऑल अबाउट द अबो इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि लीड निकलता है वेहिकुलर एग्जॉशन से, और ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसका पार्ट होता है इन कम्बशन फ्यूल का. सो इनकम्प्लीट कम्बशन का ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर. नॉक नी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ. नॉक नी सिंड्रोम किसकी पोल्यूशन किससे होता है? मैंने आपको अभी बोला था कि आप मुझे बताओ मर्करी से, जो मर्करी में वाटर में मर्करी लेवल ज़्यादा होते हैं उससे कौन सी डिजीज़ होती है, और कैडमियम की ज़्यादा जो है लेवल से कौन सी डिजीज़ होती है. यहाँ पे आपको बोलना है कि नॉक नी सिंड्रोम किससे होता है? मर्करी से, मर्करी पोल्यूशन से, लेड पोल्यूशन से, आर्सेनिक पोल्यूशन से, फ्लोराइड पोल्यूशन से. एंड इज द राइट आंसर इज फ्लोराइड पोल्यूशन. ओके. Euro norms place limits on the amount of emission of gas in automobile. The gas is obviously कार्बन मोनोऑक्साइड. हमने अभी देखा लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक क्या था? हाइड्रोकार्बन्स, राइट? तो इनमें से कौन सा था फिर? Obviously carbon monoxide. To meet Euro 2nd emission standards, what should be the sulfur content in the ultra low sulfur diesel? तो Euro standards आपको पता है उसने बैन लगाया है कि vehicular emission पे आप कंट्रोल करो. तो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल जो है ना उसमें कंटेंट कितना मतलब एलो है, कितना होना चाहिए? उसे मतलब लो ही होना चाहिए. 0.05% और लेस देन दिस 0.10%, 0.15%, 0.02%. सो 0.05% और लेस देन दिस होना चाहिए. Which megacity of India generates the largest solid waste per capita annually? Bangalore, Chennai, Delhi, Mumbai.
सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट कहाँ पे निकलता है? दिल्ली। Carbon monoxide emitted by vehicles which turn to carbon dioxide by the catalyst converter whose ceramic disc is controlled by. कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेडियम। प्लेडियम इज द राइट आंसर। गॉट इट? Assertion or reason है, during winter air pollution in Delhi reaches to the maximum level. Combustion process in motor vehicles increases during the winter. So A is true but R is false. विंटर में जो है ड्यूरिंग विंटर एयर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक जाता है, इवन कुछ दिखाई नहीं देता, इतना फॉग होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द रीज़न और ये फॉल्स है। विंटर में कंबशन जो है प्रोसेस है इंक्रीज नहीं होती है व्हीकल्स में, दिस इज़ नॉट करेक्ट। There is a concern on the increase in the harmful algal blooms in the sea water of India. What could be the causative factors for this phenomena? Obviously जो algal bloom होता है ना वो कैसे होता है? यूट्रोफिकेशन से। यूट्रोफिकेशन होता है जब रन ऑफ होता है ना, कुछ वेस्ट आता है वाटर बॉडी में, वो रिच ऑफ न्यूट्रेंट्स होता है, उससे होता है। एल्गीज ग्रो उन न्यूट्रेंट्स से ज़्यादा होते हैं। जब एल्गीज ग्रो ज़्यादा होंगी वो कवर करती है ऊपर वाली लेयर को, सनलाइट नीचे नहीं जाती है और वो सारा ऑक्सीजन ही खत्म कर देती है, तो उससे क्या हो जाता है? डेड जोन्स बन जाते हैं। तो एल्गल ब्लूम किससे होता है? डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग मॉनसून, अपवेलिंग इन द सीज। ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा? 1, 2 और 3 तीनों से, क्योंकि जब अपवेलिंग होती है ना, नीचे जो बायोडिग्रेडेबल या जितनी भी न्यूट्रंट्स होते हैं ना वो ऊपर, अपवेलिंग से क्या होता है? नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है, उससे न्यूट्रंट्स भी ऊपर आते हैं। रन ऑफ जो लैंड से आता है, एग्रीकल्चर लैंड से, उससे फर्टिलाइजर्स ऐड होते हैं, वो भी कुछ बचे हुए होते हैं, वो भी चले आते हैं वाटर बॉडी में। और एस्ट्रीज से भी जो न्यूट्रंट्स आते हैं उस सब से क्या होता है? एल्गल ब्लूम होता है और उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल पार्टिकल्स लीड, इससे क्या होता है? डैमेज टू लिवर एंड किडनी, कैंसर, एलिमेंट रिलेटेड टू ब्रीथिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो आंसर है 1, 2, 3 है और ये बराबर ये मैच करके ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड से लिवर और किडनी डैमेज होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से कैंसर और सॉइल पार्टिकल्स एलिमेंट रिलेटेड टू ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है एंड लीड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। So moving to another question. Asbestos dust, ठीक है? एस्बेस्टॉस डस्ट, एस्बेस्टॉस इसमें आयरन में लगा होता है जिससे हम प्रेस करते हैं ना कपड़ों को। एस्बेस्टॉस डस्ट से क्या होता है? लीड, मर्करी और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट चला जाता है, एस्बेस्टॉस डस्ट ऑब्वियसली लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो डी को आएगा 4 और ए को आएगा 3, है ना? एस्बेस्टॉस डस्ट बहुत हार्मफुल होता है लंग्स के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली चला जाता है। तो लीड जो है उससे ब्रेन पे अटैक होता है और मर्करी स्टोमक, ठीक है? सो इसको आएगा 4, 1 सॉरी ये आएगा 3, 1, 2, 4, ठीक है? शाबाश, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जनरल साइंस, ये वाला जो आज वाला सेशन था ना इसका इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, ये जनरल साइंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बफर फ्रॉम द एसिड रेन्स? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 3 and 4। 3 जहाँ पे भी होगा नॉर्वे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? एसिड रेन होता है। सो बेसिकली ये बफर नहीं होगा ये सफ़र होगा, ठीक है? क्योंकि जो नॉर्वे है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ये एसिड रेन। अगर हम यूएसए और कनाडा की बात करेंगे ना वहाँ पे भी बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है? तो इसमें 1 and 3 आंसर है कनाडा और नॉर्वे। अगर यूएसए होता तो यूएसए कनाडा होता आंसर, कनाडा नॉर्वे। अगर यूएसए होता वहाँ पे भी एसिड रेन बहुत होता है। सो दिस इज़ नॉट बफर, दिस इज सफ़र, ठीक है? एसिड रेन से कौन सी कंट्री सफ़र होती है? सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? स्टील इंडस्ट्री इंडिया में जो है इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है?
इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं? एंड 1 3 4 2 and 3 1 and 4 1 2 3 1 2 3 and 4 एंड द राइट आंसर इज 1 2 3 and 4 सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। So, another question is concerning fly ash produced by the power plants using coal as fuel. Which of the following statements are correct? जो पावर प्लांट्स कोल का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है क्या? फ्लाई ऐश। अच्छा, तो कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं। Fly ash can be used in the production of bricks for building construction. Fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement concrete. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only and does not contain any toxic elements. मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब भी हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट्स में, वहाँ पे फ्लाई ऐश निकलता है हमारा, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी कहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो इन स्टेटमेंट्स में से क्या सही? 1 and 2 only 2, 1 and 3 only 3। सो आंसर इज 1 and 2। जो बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन के लिए ना, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कहीं पे भी, तो उसमें हम फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स। फ्लाई ऐश को हम पोर्टलैंड सीमेंट की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेटमेंट थर्ड कि इसमें सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैडमियम डाइऑक्साइड होता है और कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होता, ये गलत है। सो 1 and 2 इज द राइट आंसर। Carbon dioxide, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. Which of the given above emissions from coal combustion at thermal power plants? Thermal power plants में जब हम कोल का इस्तेमाल करते हैं ना, इनमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ओनली 1 2 and 3, 1 and 3, 1 2 and 3। सो द राइट आंसर इज 1 2 and 3, तीनों निकलते हैं। कंसर्निंग बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो इंडियन रेलवेज ने बायो टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, उसमें क्या, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन दियर टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय द फंगस से वो डिकम्पोज होता है। अमोनिया एंड वाटर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो फिर जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स क्या, बाई प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? एक तो अमोनिया बनता है और वाटर वेपर। तो क्या इसमें से सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नेदर 1 nor 2। सो इसमें जो है, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स कैसे गलत है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्यों इसमें ऑप्शन डी आएगा नीदर 1 nor 2? क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होता है ह्यूमन वेस्ट का बायो टॉयलेट्स, इंडियन रेलवेज के बायो टॉयलेट्स में, वो होता है नॉट बाई फंगल इंक्लूजन बट बाई एनारोबिक बैक्टीरिया। किससे होता है वो? ये जो प्रोसेस है, ये एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक प्रोसेस होती है ना विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, गॉट इट? ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। फंगस से नहीं होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस ओनली मीथेन, एक तो मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है वहाँ से। ठीक है, तो इसने 2 का लिखा था, अमोनिया और वाटर वेपर का लिखा था, लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और ये गैसेस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, कोई अमोनिया नहीं बनता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है यहाँ पे। गॉट इट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Which of the following statements about radioactive pollution are correct? It causes a hereditary change in the animals. It causes disbalance among different minerals in the soil. It hinders blood circulation. It causes carcinogenesis. Choose the right answer. 1 and 2, 1 and 4, 1 3 and 4, 2 3 and 4। इसमें से क्या आपको सही लगता है? जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, क्या उससे हेरिडिटी चेंज हो जाती है? क्या उससे एनिमल्स में DNA चेंज हो जाता है? या इसमें डिसबैलेंस होता है जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं? या ये ब्लड सर्कुलेशन को हिंडर करता है? या इससे कैंसर काजिंग एजेंट्स इसमें होते हैं? तो इसका जो आंसर है 1 3 and 4 है। इसमें जो है हेरिडिटी चेंज, इन रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है, इसमें हेरिडिटी चेंज हो जाती है एलिमेंट्स में, ब्लड सर्कुलेशन हिंडर होती है, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई सॉइल के मिनरल्स में डिसबैलेंस नहीं होता है। सो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। बाकी 1 3 and 4 आर द राइट स्टेटमेंट। तो सो दिस इज द आंसर।
एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दिस फिनोमेना कॉज ऑफ कंसर्न। आपको पता है डे बाई डे जो एसिडिटी है ओशंस की वो इंक्रीज होती है, और ये क्यों कंसर्न है एक। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्या एसिडिफिकेशन से जो हमारे जिनके शेल्स बने होते हैं ना, शेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कोरल्स होते हैं जिसमें उनको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स बने होते हैं, जब एसिडिटी इंक्रीज होती है तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या वो भी एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे? ऑब्वियसली वो तो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स भी एडवर्सली इफेक्टेड। ऑब्वियसली कोरल रीफ्स में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनके भी जो वो पॉलिप्स पे रहते हैं और उनके भी शेल्स CaCO3 से बने होते हैं। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वे विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्या क्लाउड्स जो बनना है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। 1 2 and 3 ओनली 2 1 and 3 1 2 3 and 4। तो जो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस होती है उससे ये क्यों एक काज ऑफ कंसर्न है? क्योंकि उससे जो है जितने भी कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे। जो भी कोरल रीफ्स है ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का वो ख़त्म हो रहा है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वे, ऑब्वियसली वो भी जो है इफेक्ट हो जाएंगे। सो 1 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है ऐसे कोई डायरेक्टली, तो दिस इज नॉट द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? ओके, ड्रिंकिंग वाटर में इंडिया में बहुत जगहों पे पोल्यूटेंट्स कौन से पाए जाते हैं? हैवी मेटल, जैसे आर्सेनिक हो, सॉर्बिटॉल हो, फ्लोराइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, यूरेनियम हो। एंड यस 1 and 3 2 4 and 5 1 3 and 5 ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज 1 3 and 5 1 3 and 5। यूरेनियम बहुत जगह निकलता है, यूरेनियम ग्राउंड वाटर में है और जो वेल्स के थ्रू ऊपर आता है तो उसमें निकलता है। फ्लोराइड भी और आर्सेनिक भी, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो यस इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड लेड इंजेस्टेड और इनहेल्ड, अगर लेड हमारा जो है PB इसका साइन है, हम इसको जो है केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं PB से लेड को, है ना। अगर लेड अंदर जाएगा स्टोमक में, इंटेस्टाइन्स में, या हम इनहेल करेंगे लंग्स में चला जाएगा, एक हेल्थ हैजर्ड है। आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल हैज़ बीन बैन्ड, व्हाट स्टिल आर द सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। अब जब ये पता चला कि लेड एक बहुत हार्मफुल है और इससे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसके बाद ये बैन किया गया कि पेट्रोल में मत ऐड करो इसको। लेकिन फिर अगर पेट्रोल पे भी बैन किया गया एडिशन ऑफ लेड, फिर कहाँ से हमारे ये सोर्सेज है लेड पॉइजनिंग के? स्मेल्टिंग यूनिट से निकलता है, पेन्स एंड पेंसिल्स यूनिट से, पेंट से, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स से। तो लेड कहाँ कहाँ पे होता है? 1 2 and 3 1 and 3 2 and 4 1 2 3 and 4। सो 1 and 3 स्मेल्टिंग यूनिट्स और पेंट्स में होता है। और वो ऑब्वियसली बोला भी जाता है यूजुअली पेंट जब करते हैं ना आप जो है मास्क वास्क लगाओ, क्योंकि उसमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं। उसमें वन ऑफ द मेटल इज लेड आल्सो, जिसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है और स्मेल्टिंग यूनिट्स में भी निकलता है। In the cities of our country, which one of the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? इंडिया में ऑब्वियसली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बनाए गए, तो कौन से एटमॉस्फेयर गैसेस को जो है उनका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। 1 2 3 2 4 2 3 4 1 4 5 1 2 3 4 5। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसलिए वैल्यू नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये तो एटमॉस्फेयर में होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड देखा जाता है, मीथेन को नहीं देखा जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हम एयर क्वालिटी जब हम देखते हैं ना तो हम पोल्यूटेंट्स देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, इससे एसिड रेन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, इससे भी एसिड रेन होता है। तो इन तीन को देखा जाता है, वैल्यू दिया जाता है जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं। गॉट इट? ओके। Brominated flame retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? They are highly resistant to degradation in the environment. They can accumulate in humans and animals. तो जो brominated flame retardants जो है ना ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये क्यों कंसर्न है कि इनका यूज़ नहीं करना चाहिए? क्या ये
ख़त्म नहीं होते एनवायरमेंट से या डिग्रेड नहीं होते, क्या ये एक्यूमुलेट होते हैं, फिर हमारे एनिमल्स ह्यूमंस में रहते हैं और फिर जमा होते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नॉट टू। सो इसमें दोनों चीज़ें सही है। ये तो जल्दी डिग्रेड भी नहीं होती है, रेजिस्टेंट है डिग्रेडेशन की, और ये एक्यूमुलेट होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में, जो कि बिल्कुल ही हार्मफुल है। सॉइल पोल्यूशन इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंटर इनटू फूड साइकिल। तो इसमें क्या है आंसर? जो सॉइल पोल्यूशन है ना, ये इसलिए ज़्यादा डेंजरस है दैन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंटर इनटू फूड साइकिल। अगर सॉइल में ज़्यादा पोल्यूशन होगा ना, वो ऑब्वियसली प्लांट्स में आ जाएगा, उनके डेरिवेटिव्स में आएगा, एनिमल जब घास खाएंगे उनमें आएगा। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा या वाटर बॉडीज में चला जाएगा। लेकिन जो सॉइल है ना, सॉइल जड़ है ना, वो हमारी जो फूड चेन है उसका बेसिक ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट्स ही है, या हमारे एनिमल्स हर्बीवोर जो है वो डायरेक्टली इस पर फीड करते हैं, इन कॉन्टेक्ट सॉइल होते हैं। और सॉइल से जब विंड उठती है वो भी एयर पोल्यूशन इन टर्न करती है। और जब सॉइल पोल्यूशन होता है ये फिर मदर बनती है, ये फिर बाकी एरियाज में खुद ब खुद पोल्यूशन होता है। सो ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। In acid rain, the rainwater and snow is contaminated by which of the following pollutants? Sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, methane. 1, 2, 4, 1 and 2, 1, 2, 4, 2 and 3. So 1 and 2. जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, जो एसिड रेन होता है, रेन वाटर और स्नो में कंटेमिनेशन जो पोल्यूट करता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, साथ साथ कमेंट्स में लिख लेना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और कितनी चीज़ें आपको और समझ आ गई, कितना सीखा आपने, और लाइक करना वीडियो को। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए ना, उनके लिए मैं प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में। There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacture of various products. आपको पता है नैनो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे हैं, वो दिखते नहीं है विजिबली। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स की जो नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, अगर वो लीक होते हैं या ऑब्वियसली कंटेमिनेशन तो हो ही जाता है सॉइल की, जब वेस्ट उसको बाहर आते हैं, ऑब्वियसली एक कंसर्न है, क्योंकि नैनो पार्टिकल आप देखोगे नहीं तो आपके फूड चेन में एंटर हो जाएगा। तो क्यों कंसर्न है कि दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल, दे कैन एंटर द फूड चेन्स, दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला वो एनवायरनमेंट को तो ओनली 1 and 2, 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। ऑब्वियसली जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये दिखते नहीं है, अगर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं तो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, एज वेस्ट में चले जाएंगे, साथ कंटेमिनेट करेंगे वाटर को, सॉइल को, फूड चेन में एंटर हो जाएंगे और फिर ट्रिगर करेंगे। इससे फिर क्या बनते हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं। गॉट इट? ओके। In the context of in the context of solving pollution problems, what are the advantages of bioremediation technique? मैंने आपको बोला जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स को एनवायरनमेंट से दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसको हम बायोरेमिडिएशन बोलते हैं उस टेक्निक को। और पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है एडवांटेज क्या है बायोरेमिडिएशन टेक्निक की, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं ना टॉक्सिक एलिमेंट्स को दूर करने के लिए। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे भी होते हैं, तो हमें कोई और केमिकल इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इट इज़ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर। ऑब्वियसली जो नेचर में प्रोसेस है वही यूज़ हम करते हैं, उसका कोई जो है नुकसान नहीं होता है। एनी कंटेमिनेंट विद हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडिली एंड completely treated by bioremediation using the microorganisms। ठीक है, जो हैवी मेटल्स है कैडमियम और लीड, उसको हम कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं बायोरेमिडिएशन प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमिडिएशन। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि वो स्पेसिफिकली हमारा यही काम करे, बायोरेमिडिएशन का काम। ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। देखो ये बायोरेमिडिएशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, पोल्यूशन को दूर करती है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को ख़त्म करती है, ये सही है। और सेम प्रोसेस है जो नेचर में ऑलरेडी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। और तीसरा भी सही है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, बहुत टेक्निक्स हमने लाई। उसमें एक टेक्निक ये भी, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिकली हम इंजीनियर ऐसे बनाते हैं कि स्पेसिफिक काम वो करते हैं बायोरेमिडिएशन वाला। जो स्टेटमेंट सेकंड है ना वो गलत है। क्यों? जो कैडमियम और लेड है ना, जो हैवी मेटल्स होते हैं जिनसे बहुत डिजीज होती है, उनको बायोरेमिडिएशन प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली और इजीली नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बार बार ये टॉक्सिक होते हैं और ये बहुत खतरनाक पोल्यूशन है, क्योंकि वो हम बायोरेमिडिएशन प्रोसेस से कंप्लीटली इनको रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए 1 and 3 इज द आंसर यार।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ PDF एंड हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए एज यूजुअल। जिस बच्चे ने बाकी मैराथन सेशंस नहीं देखे वो देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू हैव अ गुड होल्ड ऑन इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। हमने हर एक मैराथन सेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस किए, मोर देन 100 जैसे ओजोन लेयर हो, आज हमने एयर पोल्यूशन किया, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और हमने कल तक मैं 150 क्वेश्चन किया था बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे, जिससे आपको पूरी नेशनल पार्क्स याद आई, कौन सी कहाँ पे है, कब बनी, किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये सारे हमने किए हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखी या कोई भी आपको मिस हुआ है क्लास, तो ये आई थिंक ये दिस इज़ द 7th मैराथन। मैं आपको वो लिंक जो है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। बाकी आज तक की जितने भी मैराथन सेशंस हैं ना, उनकी PDFs मैंने कल भी कुछ PDFs मेरे पास ही थी, वो मैंने कल फॉरवर्ड की हमारी टेलीग्राम चैनल में पे, और आज की भी जो है ये मैं आपको इंशाल्लाह कल तक आपको ये मिलेगी। आई विल फॉरवर्ड इट टू द टेलीग्राम चैनल, राइट। तो चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझ आया और कितना फ़ायदा लग रहा है इन मैराथन सेशन से, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले और मैराथन सेशंस बनाने की। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।